2 दिन से हमने नशा मुक्ति अभियान पर चर्चा की और आज भी हमारा जो विषय है वो उनसे ही मिलता जुलता है। आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय श्री दिनेश सेमवाल जी जिला देहरादून उत्तराखंड से है। आज वो हमें नशा ये क्राइम की दुनिया और इससे समाधान से एक जुड़ा लंबा उनका अनुभव व्यतीत कर रहे हैं और हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो मैं आदरणीय दिनेश शेमवाल जी भाई साहब को सादर आमंत्रित करती हूँ इस आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय का शंख बजा के स्वागत। इसके श्री राम। आज के चीफ गेस्ट महोदय का स्वागत। ओम जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया भैया है शंख आपने। ये दिनेश भैया श्री राम आदरणीय जी। आवाज सही वहाँ आवाज आ रही है? आ रही है जी दिनेश जी भैया? जी धन्यवाद। और जी जी आदरणीय मैं सदन का नमन करता हूँ और आदरणीय वनदास को प्रणाम करता हूँ और इसलिए भी ये सब है और 8 वाजून गेला तर पेपर खड्ड्यात काय 8 वाजले मीना जी आप अपना माइक म्यूट कर ले प्लीज। साथ ही कल और परसों जो सुंदर विषय इस मंच पर योगा वो जितना हम अपने खेतों को विषविहीन और अपने को विषविहीन करने की मुहिम पर बढ़ रहे हैं। हमारे खेतों में हमारी लगकर घुलता है वो इतना ही कठिन है, कठिन व्यवहार में और हमारे शराब या दूसरी तरह से हैं वो और जा रहे हैं। तब मैं याद आता है कि वंदे बोयम नित्यम गुरुम सदा शंकर रूपिणम यमासितो हि बकरूपी यह सर्वत्र भजते। ये कृपा ही है कि जिसके कारण जैसे बहुत सारे धारण करने वाले आ रहे हैं लोग स्नेह और आशीर्वाद दे रहे हैं। वास्तव में ना कोई भी हो अच्छा नहीं होता। गहार के सर आप थोड़ी जगह चेंज कर लीजिए दिनेश सर। थोड़ी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। थोड़े से करता हूँ कि मैं क्या अब मेरी आवाज होगी जी? थोड़ी अटक रही है। हाँ कुछ प्रोसेस है और मेरी और जगह चेंज कर लें जी जी हाँ शायद अब आवाज आई। आएगी अब आएगी क्योंकि सजेशन जी 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 बढ़िया सर बढ़िया सर।
जी। तो सर मैं ये कह रहा था कि वास्तव में जो है नशा कोई भी हो वो तो अच्छा नहीं होता, लेकिन जब योगाहार के मंच पे हम आते हैं तो लगता है कि कोई ना कोई नशा जीवन में होना चाहिए। और ये नशा जैसे कि आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब का नशा है समाज सेवा का, और रंजना बहन जी का नशा है योग का, या फिर कहें कि रमेश चंद्र मेहरा जी का नशा है किसानों का को सम्मिलित करने का, किसानों से मिलने का, और खेतों को जहर से मुक्ति दिलाने का नशा, और ये सामाजिकता का नशा अगर कहेंगे तो सबसे अच्छा है। लेकिन जो दूसरा नशा है जिसकी बात कल और परसों हुई है, उस नशे से के बारे में जब बात हुई रंजना बहन से, तो हालांकि वैसा अनुभव मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी जो अनुभव है वो मेरे जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को बहुत प्रभावित करने वाला है। और उसमें मैं और मेरे परिवार के साथ ही बहुत सारे मेरे मित्र, और अब तो कह सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में मित्र भी सम्मिलित हैं। आप सभी जानते हैं कि मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ, और जब देवभूमि उत्तराखंड में कहता हूँ तो सबसे बड़ा मुझे कठिनाई होती है, और सबसे बड़ा जो कष्ट होता है वो देवभूमि कहने में होता है, क्योंकि जो नशे का सिलसिला है या फिर कह सकते हैं कारोबार है, वहाँ यहाँ पे आज भी उतना ही चल रहा है जितना कि बहुत पहले इस राज्य को बनाने के लिए आज से 20-22 साल पहले लोगों ने सोचा होगा। मेरी जो इस यात्रा की शुरुआत होती है आदरणीय, ये कोई मैं प्राइमरी का विद्यार्थी था तब, एलकेजी यूकेजी तो नहीं होती थी, और विद्यार्थी सीधे पहली दूसरी इसमें पढ़ते थे। जब मैं कोई चौथी क्लास में था तब मेरी कक्षा में दिनेश दो सर आप विद्यार्थियों को वीडियो मुझे, खोलिए ना आपका। हाँ सर मैं वीडियो खोलूंगा तो थोड़ा मैं, अब फिर मेरा आवाज नहीं आ पाएगी, मैं बीच बीच में खोलता हूँ, मैं बीच बीच में खोलता हूँ ताकि ताकि जी और मैं वीडियो से बच रहा हूँ ताकि मेरी आवाज वहां तक आ पाई, पर मैं बीच बीच में वीडियो खोलूंगा। नजर को मत जी डरो, जी खोल आवाज दो। आ रही है, आपकी जी भी आवाज नहीं आ रही है, लगेगी, सुन बढ़िया रहे हैं। नहीं लगेगी, जी नजर खोल दो। वीडियो खोल सकते चौ हैं दिनेश जी। जी। तो जब आदरणीय जब मैं चौथी कक्षा में ऐसे विद्यार्थी था, तो तब मेरे ना स्कूल में दो बड़े विद्यार्थी थे। एक का नाम विजयपाल था, जिसका उपनाम झूठा था, झूठा, वो झूठ बोलता था। कि लोग उसके पास जाते थे। और दूसरा था पठालू का लड़का। ये दोनों विद्यार्थी ऐसे थे कि जब मैं स्कूल में नहीं गया हूँगा वो तब से स्कूल में थे, और कहते थे कि हर क्लास में वो 2 या 3 बार फेल हो जाते थे। जब मैं चौथी में पहुंचा तो वो 5वें थे, और उससे पहले भी 5वें में थी, और उससे पहले भी 5वें में थे। लेकिन उनकी शक्ति इतनी ज़्यादा थी, इतने शक्तिशाली थे कि अगर 2-3 क्लास के बच्चे एक साथ लड़ाई कर, वो बहुत लड़ाकू थे, और पूरी क्लास को एक साथ उनके साथ लड़ाई करना पड़ता था। विद्यालय में एक अलग माहौल था कि जब हाफ टाइम होता था, इंटरवल होता था, तो एक लड़ाई का माहौल देखने को मिलता था कि इंटरवल होगा तो जरूर लड़ाई होगी, इस तरह का माहौल था। तो ये जो पठानों का लड़का था, एक सब पे भारी था, और अगर किसी एक अकेला कोई व्यक्ति उसके हाथ पड़ गया या 2 व्यक्ति पड़ गए तो बुरी तरह मारते थे। तो मुझे पता नहीं, मैं तो बहुत छोटा था उस समय, लेकिन मेरे मन में कैसे सूझा कि ये ऐसे निर्दयतापूर्वक क्यों मारता है। तो एक दिन मैं उसके घर चला गया, मेरे घर से लगे 2.5 किलोमीटर, और मेरे स्कूल से 1.5 किलोमीटर उसका गाँव था, घर था। पठाली धार जगह थी, तो पठालू इसीलिए नाम पड़ा, उसका नाम कुछ और था। तो मैं गया तो उसने सोचा ये लड़ाई के लिए आया है, उसने हथियार उठा दिया, जो दारन की होती है या हसिया होती है वो उठा दी। तब तक उसकी मम्मी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करते, तो मैं शायद बच गया, नहीं तो वो वार कर लेता। मैंने वहाँ चाय पी होगी शायद, या फिर पता नहीं, हो सकता रोटी भी खाई होगी या क्या किया, मुझे तो याद नहीं है। लेकिन ये याद है कि वो बाद में मेरा मित्र बन गया, और मुझे पता चला कि ये पठालू का लड़का इस तरह से कैसे लड़ाकू बन गया। पता चला कि वो 1-2 बार उसने पारिवारिक माहौल को देख करके शराब भी पी थी,
लेकिन स्कूल में आया तो हो सकता है मेरे जो उस समय के अध्यापक इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो उन्हें याद आएगा, या जो तो अगर उन्हें याद होगा तो याद आएगा। तो वो स्कूल में आया तो वो 1-2 दिन हो सकता है इसी पता नहीं किस मनोस्थिति में रहा, वो पी कर के आ गया, उतना छोटा बालक। और बाद में जब उसकी पिटाई हुई तो उसने जो भांग का नशा होता है, या कह सकते हैं जो गांजे का, वो पीना शुरू किया, क्योंकि उससे सुगंध या दुर्गंध नहीं आती थी। और जब वो उसको पीता और कोई उससे लड़ाई करता तो वो उसको जान से मारने की हद तक लड़ाई करता। तब मुझे ये पता चला उस दौरान कि घर का ऐसा माहौल है जिसके कारण ये लड़का लड़ाई करता है। लेकिन अगर उसका दूसरा व्यवहार देखते तो वो इतना बड़ा दिल वाला था कि अपनी कोई भी चीज़ दे देता था। उसने मुझे अपनी चाय की बोतल और अपनी कलम भी दी थी। उसी तरह से एक 8वीं कक्षा में जब मैं था, मैं आदरणीय मंच से ये साझा करना चाहता हूँ कि मैं कोई इस क्षेत्र का विशेषज्ञ तो नहीं, लेकिन अब बीती सुना रहा हूँ। और 8वीं कक्षा में जब मैं विद्यार्थी था तो मेरे घर पे, मेरे परिवार में एक शादी थी। मेरी एक बड़ी बहन थी, तो एक ताऊ जी थी, उनकी बेटी की शादी हुई। तो जो बारातें आई उनमें से कोई होंगे 8-10 लोग पियकर थे, सब हल्ला हो करने लगे थे। और 2 लोग तो रात भर ऐसे उन्होंने हल्ला मचाया और अपने हमारे गांव वालों से लड़ाई करने लगे। तो हम बच्चों ने मिलकर उनको रस्सी से बांध दिया, 2 लोगों को। हालांकि दूसरे दिन मेरे घर वालों ने कहा कि बारातियों के साथ और मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते, और हमें खूब डांट पड़ी। तीसरा जो वाकया मुझे याद आता है वो 9वीं कक्षा में मैं था, और मई जून की जो छुट्टियां थी, मैं अपने ननिहाल गया था। मेरा ननिहाल गोचर बद्रीनाथ मार्ग पे से तो हट करके है। तो हरियाली उस गांव में एक प्रसिद्ध माता का मंदिर है, तो जसोली गांव था। वहाँ पे मेरे मामा जी के पड़ोस में एक दूसरे मामा जी थे, उनका एक बेटा डॉक्टर बेटे डॉक्टर थे। वो नशे के कारण उनको घर बुलाया गया। इस बीच मेरे बारे में लोगों को शायद अच्छी धारणा रही या गलत धारणा रही कि दिनेश सेमवाल एक अच्छा लड़का है, और वो शराबियों के साथ और दूसरे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकता है और उनको सुधार सकता है। ये गलत अवधारणा कह सकते हैं इसे। तो उन मामा जी ने मुझे कहा कि तुम मुकेश के साथ रहोगे और इसको देखो ये क्या क्या नशा करता है। और मेरा सबसे मतलब मेरे जीवन का एक अध्ययन था वो कि जो डॉक्टर मुकेश थे, जो अब नहीं रहे, मुकेश चमोली उनका नाम था, वो इतनी बोतलें पी लेते थे कि उनसे 6-7 बोतलें मैंने अपने आंखों से देखा वो पीते तो उसका नशा नहीं होता, और बाद में वो इंजेक्शन लगा लेते। ये इंजेक्शन वाली प्रक्रिया मेरे पास मेरे आंखों के सामने और मेरे सुनने में पहली बार आई कि इंजेक्शन लगा के भी नशा होता है। और फिर जब मैंने, घर वालों को कुछ पता नहीं था क्योंकि वो एक्सपर्ट था इस मामले में, हालांकि एक्सपर्ट तो हेल्थ का, लेकिन वो नशे का एक्सपर्ट बन गया। फिर मामा जी लोगों को मैंने कहा, फिर वो कहीं ले गई उनको, कहीं मेरे ख्याल से मुंबई या किसी जगह ले गई वो। और फिर बाद में वो सुधरे, लेकिन फिर 2000 ये 2000 से पहले की बात है, तो 96-97 की बात। और 2008 तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी इसी नशे के कारण। तो वो मेरे बहुत गहन मित्र बने थे, लेकिन ये नशा उनको ले गया। खैर यात्रा आगे बढ़ी, और मैं, अगर आप सभी तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो आप कहेंगे ये अपना बखान है, लेकिन ये वास्तव में एक समाज की पीड़ा रही। और मैं 12वीं क्लास में था, तो हमारे स्कूल में GIC मनसुना में चुनाव हुआ करते थे, और उसमें लोग जो अच्छा बोलने वाले, अच्छा करने वाले लोगों को अपना मॉनिटर बना लेते थे, जिसकी बात सब सुन पाए। मैं विज्ञान का विद्यार्थी था, और मेरे टीचर कहते थे कि तुम्हें आगे जाकर अच्छा करना है, तो इसलिए आप इन लड़कों के चक्करों में कभी मत पड़ना, नशे के चक्कर में मत पड़ना, और ये जो चुनाव है इनके चक्कर में मत पड़ो। 3 दिन से स्कूल में तैयारी चल रही थी, और मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि जो चुनाव में भाग लेने वाले, मॉनिटर के लिए भाग लेने वाले लोग हैं, ये सब या तो खैनी खाते हैं या बीड़ी पीते हैं या कभी कभी दारू पी करके भी स्कूल आते हैं। और आज जब मैं सोचता हूँ, आज स्कूलों में ऐसी बात नहीं है, विद्यार्थी लोग ऐसे
कम से कम दारू पीकर तो नहीं जाते। तो तब मैंने सोचा उस चुनाव के ठीक 3 घंटे पहले जी, चुनाव के ठीक 3 घंटे पहले मुझे भी मन में आया, मेरे विद्यार्थियों मित्रों ने मुझे सुझाया कि तुम भी चुनाव में खड़े हो जाओ। और चुनाव में खड़े होने से पहले जब मैंने अपने टीचर से आज्ञा चाही तो बहुत सारे टीचर्स ने 2-3 टीचर्स ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ये क्या, ये तो कुछ कौन सा तुम कोई बड़ा चुनाव लड़ने जा रहे हो, ये तो मॉनिटरिंग का चुनाव है और अपने ध्यान पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो अव्वल आओगे। लेकिन मेरे मन में बैठ चुका था, तो मेरे मन में जो होता है मैं वो करता हूँ, बचपन से रहा। तो मैंने अपने मित्रों की बात मानी, या टीचर की बात छोड़ दी। अब मैं क्यों चुनाव लड़ रहा हूँ, तो इस पर मैंने कुछ 2-4 शब्द कहे। चुनाव 3 घंटे बाद चुनाव हुआ, पर्चों से चुनाव होता था और विद्यार्थियों के सहयोग से मैं बहुत मतों से जीता, बहुत मतों से जीता। लेकिन तब मुझ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बढ़ गई थी कि जो विद्यार्थी, जो कि पुराने विद्यार्थी होते थे और बड़े विद्यार्थी होते थे, उनके सामने हम छोटे विद्यार्थी थे। ये इंटरमीडिएट का समय था और हाई स्कूल में ऐसे विद्यार्थी थे कि जो बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, या इंटरमीडिएट में बड़े विद्यार्थी हो चुके थे। उनके सामने एक मॉनिटर के रूप में मुझे मुंह खोलना बहुत एक रिस्की था। तो फिर भी मैंने हिम्मत करी, और क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे साथी थे, उनकी हिम्मत मेरे साथ थी और मेरे टीचर भी मेरे साथ थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक थी। मैं घर जाने वाले रास्ते पे वो मुझे कई बार धमकी भी देते थे कि तुम्हें हम देख लेंगे। लेकिन मैं चुपचाप बिना कुछ कहे हुए, क्योंकि मुझे पता था कि इनसे अगर मैं मुंह लगूंगा तो मार खाऊंगा अच्छी तरह से, मैं चुप रहा और मैंने कुछ युक्ति सोची। फिर मैंने सोचा कि उस समय मैं क्षमा के साथ कहना चाहता हूँ, उस समय के हमारे बहुत अच्छे टीचर्स थे, लेकिन उनमें से कुछ टीचर्स थे जो कुछ थोड़ा बहुत नशा ले लेते थे या शराब पी करके स्कूल आते थे। ये GIC मनसुना की मठ की बात है, और मुझे कष्ट भी होता है कहने में। लेकिन तब मुझे मन में एक विचार आया। नैतिक शिक्षा के दौरान हर दिन कुछ न कुछ किसी न किसी विद्यार्थी को कहना होता था, और अधिकतर विद्यार्थी, जो बड़े विद्यार्थी थे, वो लड़ाई में तो आगे थे लेकिन बोलने में पीछे रहते थे। तो मैंने कहा कि तुम्हारी बारी जब आएगी तो तुम मुझे बोल देना, मैं बोलूँगा। अब मैंने एक दिन ये भाषण किया स्कूल की प्रार्थना के समय कि जब तक हम विद्यार्थियों को बोलेंगे तो वो सुधरेंगे नहीं, और ये भगवान ने ही शायद बुद्धि दी होगी। और जब हम अपने स्टाफ रूम के आसपास देखेंगे, जो पीक डांस से, जो तंबाकू के जो थूक से लाल होले रंग जब तक धुलेंगे नहीं, और जब तक हमारे टीचर बिना नशे के स्कूल में नहीं आएंगे, तब तक हमारे विद्यार्थी भी सुधरेंगे नहीं। इसलिए सबसे पहले टीचर्स को सुधरना पड़ेगा, और बाद में हमारे जो साथी हैं उनको सुधरना पड़ेगा। अब इसका असर ये हुआ कि मेरे सारे जो टीचर्स थे, जो अच्छे थे उन्हें अच्छा लगा, जो बुरा थे उन्हें बुरा लगा। लेकिन मेरा जो घर से आने जाने का रास्ता खुल गया। उस दिन मुझे याद है कि वो विद्यार्थियों ने मुझे कंधे पर बैठाया और खूब हल्ला करके बोले, तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। यानी मेरा जो पिटने का रास्ता था वो मैं पिटाई से मुक्ति पा चुका था। लेकिन साथ में मुझे जो दारू पीने वाले, और क्योंकि अपने क्षेत्र में ये बहुत बहुत प्रचलित रहा और अभी भी है, ये बड़ी कष्टदायी पीड़ा मुझे है, और बहुत ही मुझे घृणा रहती इन ऐसे लोगों से। लेकिन एक घटना, बड़ी घटना घटी, जो एक प्राकृतिक घटना थी, और वो इसी महीने यानी 8 अगस्त 1998, उस दिन मंगलवार था। बड़ा भूस्खलन आया जिसमें मेरे एक चाचा जी का पूरा परिवार बह गया, और हमको उस जगह को छोड़ के जाना पड़ा। गांव में सबसे ज़्यादा मकान हमारे थे और हमको शरणार्थी बनना पड़ा। शरणार्थी बनने की इस प्रक्रिया में आप समझ सकते हैं, घर से बेदखल और परिवार हादसा होना बड़ा कठिन था। उसमें जो भी हुआ होगा वो पीड़ा तो व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन
मेरे परिवार के कुछ कुछ सदस्यों को अलग अलग जगह पे रहना पड़ा। और जहाँ पे मैं और मेरे पिताजी लोग गए, दादाजी लोग गए, वो एक ऐसा घर था जिनके मुखिया से मेरी लड़ाई हो चुकी थी। अभी कोई 6 महीने पहले या साल भर पहले लड़ाई हुई, क्योंकि मैंने उनकी दारू की भट्टी गांव से उजाड़ दी थी, मेरे साथियों ने मिल करके। और उन्होंने ही मुझे और मेरे 2-3 मित्रों को, आप समझ सकते हैं कि कितने छोटे विद्यार्थी, कितने क्या अवस्था रही होगी, लेकिन उन्होंने हमें बंदी बना दिया था जंगल में ही, और शाम को छोड़ा, क्योंकि हमने उनकी दारू की भट्टी उजाड़ दी थी। लेकिन 6 महीने साल भर बाद जब उन्हीं के घर में हमें शरण को जाना पड़ा, मैं उस व्यक्ति से बहुत घृणा करता था, लेकिन उन्होंने मुझे गले लगाया और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं आज से दारू नहीं पीऊंगा, ना तो दारू बनाऊंगा। ये बड़ी घटना मेरे लिए उससे बड़ी थी कि जितनी बड़ी घटना मेरे घर के बर्बाद होने से बड़ी घटना थी। और शायद मुझे भी आंसू आए होंगे। और आगे बढ़ा, लेकिन उसी दौरान उसी पूरी जो केदार घाटी में, जो मदमेश्वर घाटी, इसमें बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ था 1998 में। 8 अगस्त से 11 अगस्त तक भूस्खलन होता रहा। उसमें मेरे अन्य मित्र भी कुछ गुजर गए थे, और मैं काफ़ी दूर तक, क्योंकि उसमें इतना तो सोशल मीडिया था, ना सरकारी व्यवस्थाएं थी। मेरे घर में खूब अनाज था, मैं उस अनाज का क्या करता। मेरे दादाजी बहुत दुखी थी, मेरे घर में खूब कपड़े थे, तो हमने कहा कि ये जो कपड़े हैं, दादाजी ने कहा ये कपड़े हैं, जो अनाज है, ये राशन है, सब उन जगहों को भेजा जाए जहाँ लोगों के पास नहीं है, क्योंकि हमारा तो परिवार ही चला गया, हमें तो क्या करना है इस सबका। तो मैं भी चल पड़ा, और गांव वाले कुछ लोग राशन लेकर के बुरुआ से आगे एक जगह है, वहाँ पे पहुँचे जहाँ मित्र हताहत हो चुके थे। उस गांव में मुझे आज हंसी भी आती है, दुख भी आता है कि उस गांव में जो मित्र थे और उनके जो परिवार वाले बच्चे थे, तो मैंने 2-3 दिन में उनके यहाँ जाता रहा, और मैंने उनसे पता नहीं सांत्वना तो क्या दी होगी, लेकिन यही कहा कि आप जो ये दारू बनाना छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो उनके बेटे थे वो मेरे मित्र थे, और वो भी बहुत दुखी थे इस दारू से, उनके परिवार बर्बाद हो रहे थे। लेकिन हाँ, बात आगे बढ़ी 2004-05 में, और मुझे गुरुजनों के आशीर्वाद से देहरादून जेल में, हरिद्वार जेल में, और हरिद्वार के जो बाल गृह है वहाँ पे कार्य करने का अवसर मिला। और ये बहुत बड़ा चेंज मेरे जीवन का था। मैं कहाँ PCS की तैयारी कर रहा था, और मुझे एक में मेरा इंटरव्यू भी हो चुका था, और हालांकि इसमें मैं रह गया था, और अन्य मेरी तैयारी चल रही थी। लेकिन मुझे वो अच्छा लगा, मुझे काउंसलिंग का मौका मिला। हाँ, इससे पहले मैंने MSc बॉटनी की जगह मैंने मास्टर इन साइकोलॉजी चुनना पड़ा, कि जानने के लिए कि जो कैदी हो जाते हैं, क्राइम करते हैं, या फिर नशेड़ी लोग हो जाते हैं, कैसे होते हैं। और मैं भी एक तरह के नशे से लिप्त हो गया। ये समझने के लिए मैंने अपनी जो एजुकेशन का ट्रैक बदल दिया, और मुझे इसी के जरिए मिल पड़ा थोड़ा सा कुछ काउंसलिंग का मौका मुझे मिला। और ये 2004-05 की बात है। हाँ, 4-5 की बात है। तो उसमें काउंसलिंग, उस जो सबसे पहले मुझे जो महिला बैरक मिलता है जेल में, तो उसमें बहुत सारी जो बहनें थी, कम से कम 300 बहनें ऐसी रही जिनको मैंने काउंसिल किया। बहुत सारे उसमें नेता लोग भी उसमें जेल में थे, बहुत सारे अन्य लोग भी थे। लेकिन अधिकतर लोगों की जो मैं रूट में गया, तो कहीं ना कहीं जो नशा था वो लोगों की मनोस्थिति को बदलने वाला, दिमाग को खराब करने वाला, और लोगों को क्राइम में लाने वाला था। और इसी अध्ययन की, इसी सेवा के तहत मुझे जितना पैसा मिला, मैंने कैदियों पे ही उसको लगाया। अलग अलग जगह से जो बहनें थी, उत्तराखंड से ही नहीं, हरियाणा से, पंजाब से, लखनऊ से, तो किन्हीं न किन्हीं कारणों से वो देहरादून जेल आ गई थी। और अलग अलग, किसी पे मर्डर का था, तो किसी अलग अलग उन पे धाराएं थी। मैंने पूछा उनसे, लेकिन उनमें से अधिकतर लोग ऐसे थे कि जिनके पास पैसा नहीं था अपनी लड़ाई लड़ने का, और जिनके पास पैसा था, जो न्याय देने वाले लोग, वकील थे या अन्य लोग थे, वो उनका पैसा लूट रहे थे। मुझे ये आभास हुआ।
तो मुझे लगा कि ये जो नशेड़ी लोग हैं और उसके बाद क्राइम में आ गए हैं, लेकिन उसके से ज़्यादा वो ज़्यादा लोग का क्राइम कर रहे हैं जो पूरी होश-ओ-हवास में हैं और इस तरह के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन उसके बाद छत्तीसगढ़, रायपुर के कुछ नक्सलाइट एरिया में मुझे जाने का अवसर मिला, मैं वहाँ रहा भी। मुझे धीरे-धीरे ये लगा कि इनसे घृणा करने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन हाँ, इनको इन्हीं के मनोस्थिति से, इन्हीं के व्यवहार से जीता जा सकता है। 2012 में एक वाक़या घटा। तब मैं पंतनगर विश्वविद्यालय में संपादक रहा। तो मेरे गाँव क्षेत्र में लोगों ने, खासकर मेरे मित्रों ने मुझे एक मशवरा दिया और वो था विधानसभा चुनाव लड़ने का। वो इसलिए कि जो क्षेत्र में तत्कालीन विधायक थे, वो ऐसे लोगों को जो दारू के ठेके को बढ़ाएं या कच्ची शराब बढ़ाएं या फिर दूसरों के कामों को बिना घूस के न करें, तो उनके खिलाफ एक मुहिम थी। तो हमने ना करते हुए 2012 के चुनावों में भाग ले लिया और उसमें मेरे मित्रों ने ही, विद्यार्थी ही कह सकते हैं उसमें, तो विद्यार्थी से कुछ लोग नौकरी पेशा हुए होंगे तो उन्होंने ही पैसा लगाया। लेकिन सबसे बड़ी घटना मेरे जीवन की अभी तक जो कि मुझे प्रभावित करती है, आदरणीय मंच तक की आवाज़ पहुंच रही होगी तो, कि उस समय चुनाव के दौरान हमने ये घोषणा की कि हम शराब से मुक्ति चाहेंगे और हमें वही लोग वोट करेंगे जो हमें ये कहेंगे कि हमें शराब नहीं चाहिए और जो शराब नहीं पिएंगे। लेकिन होते करते चुनाव का, केवल चुनाव की एक बात ये भी थी कि चुनाव के मात्र 2 महीने थे और उसी बीच हमारी, यानी घोषणा हो चुकी थी, वोटिंग के 2 महीने थे, उसी बीच ये विचार आया और हमने घोषणाएं की। कई लोग समर्थन में आए, कुछ बुजुर्ग भी थे और विद्यार्थी ज़्यादा समर्थन में आए। लेकिन तब हमें जब 1 महीना हो गया, नॉमिनेशन हो गया, तो ये लगा कि चुनाव के लिए पैसे की आवश्यकता है। मित्रों ने और खासकर मेरे घर के लोग इस चुनाव के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि मेरे परिवार के लोग विधायक भी थे, सिटिंग विधायक, और हम उन्हीं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। अब घर में चाचा जी हमारे हैं और पता नहीं अगर इस आवाज़ को सुनेंगे तो वो कितना दुखी भी होंगे या हो सकता है खुशी हों। लेकिन चाचा जी से मेरी लड़ाई होगी। उन्होंने कहा कि मैं कुछ लाख रुपया दे सकता हूँ, लेकिन इसका जितना पैसा दे रहा हूँ उसका 50% दारू की पेटियों में लगेगा, क्योंकि बिना दारू को बांटे हुए चुनाव नहीं लड़ा जा सकता या नहीं जीता जा सकता। तो बड़ी सभा थी, उन्होंने घोषणा की थी, सभी ने हाथों से तालियां बजाई। मैं सुनता रहा, कई लोगों ने समर्थन में आए और वो लोग भी समर्थन में आए जिन्होंने मेरा समर्थन किया था, जिनके कारण मैं चुनाव में उतरा था। मुझे सबसे बड़ा दुख हुआ और मैंने कहा कि अगर चुनाव में हमने दारू बांटा तो आप जरूर बांटिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ये कहिएगा कि दिनेश सेमवाल को आप वोट नहीं देंगे, इस एवज में हम आपको दारू की बोतल दे रहे हैं। उसी दिन से चाचा जी ने पाला बदला और वो दूसरे खेमे में चले गए। वो जो चुनाव में तत्कालीन विधायक की मेरी बुआ थे, तो उन्होंने अपनी दीदी को चुना और पारिवारिक जनों ने भी उन्हीं को अधिकतर चुना। लेकिन घर में, गांव में कई आयोजन कराए गए, हर आयोजन में दारू की बोतलें बांटी गई, पास के गांव में, इधर उधर के गांव में, जहां देखा वहां। तो मुझे लगा कि ये तो एक व्यक्तिगत बीमारी से ज़्यादा सामाजिक बीमारी और राजनीतिक बीमारी बड़ी है। वहाँ से होते करते मैं आज असम में हूँ और यहाँ पर भी मैं देखता हूँ कि नशे की चपेट में पूरा क्षेत्र है। मैं अपने तरीके से इनसे बात करता हूँ और अभी पिछले माह भी मैं यहाँ रहा, पिछले समय रहा। अभी तक मात्र 3 लोग ऐसे रहे जिन्होंने पूरी तरह से नशा से मुक्ति की है। मैं उनके परिवार से मिला और जब रंजना दीदी ने कल शाम को मुझसे बात करी कि कल तुम बताओगे, तो फिर मैंने उन लोगों से पूछा और उनमें से 2 लोगों को मैं शाम को गया और मैंने कहा क्या स्थिति है। वो लोग घर में खुश हैं क्योंकि उनके आदमी दारू नहीं पी रहे हैं और मुझे यही संतुष्टि है, शायद मेरे जीवन का सबसे बड़ी सफलता यही है। और इसका श्रेय आदरणीय रंजना दीदी और आदरणीय हमारी मंच को जाता है कि उन्होंने ये बात रखने का सौभाग्य मुझे दिया। हाँ, इसका मेरी पढ़ाई पर असर रहा, मेरे अपनों से नाराजगी हो गई। कई नेता जो कार्यक्रम, जब चुनाव लड़ा उसके बाद कई पार्टियों ने मुझे कहा कि तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ। उन्होंने कई बैठकों में मुझे बुलाया, लेकिन मैं बैठकों में गया और अंतिम में जब उन्होंने मुझे
दारू परोसा या मेरे मित्रों को परोसा, तो मैंने कहा ये सौदा अच्छा नहीं है। यहाँ तक कि भुवन चंद खनोड़ी जी ने भी मुझे कई बार अपनी पार्टी में बीजेपी में शामिल होने का कहा, लेकिन मैंने कहा कि दारू के बल पर जहाँ कार्य हो वहाँ मैं नहीं रहूँगा, नशे के बल पर जहाँ कार्य हो मैं नहीं रहूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि आत्मविश्वास और आत्मबल, चाहे नशेड़ी लोग हैं चाहे बिना नशे वाले लोग हैं, सभी को आवश्यक है। अगर प्यार से, आत्मविश्वास से और आत्मबल को नशे करने वाले लोगों को बढ़ाएंगे तो शायद हम उनके जीवन में थोड़ा सा असर दिखा पाएंगे और अपने जीवन में भी सकारात्मक बातों को धारण कर पाएंगे। ये शराब से जुड़ा हुआ एक वाकया है। समय कम है और थोड़ा बोझिल सा और बोरिंग सा एक मेरा कथन इसमें रहा होगा, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इस रिकॉर्डिंग में मेरे गुरुजनों के लिए, मेरे विद्यार्थियों के लिए और मेरे परिवारजनों के लिए जो शब्द निकले होंगे वो मुझे क्षमा करेंगे, और हो सकता है अगर मैं सही रहूँगा तो मुझसे बातें भी करेंगे, और नहीं रहूँगा तो मैं अपने रास्ते पे, वो अपने रास्ते पे। धन्यवाद, प्रणाम, ओम। धन्यवाद दिनेश भैया। आपने अपने जीवन का जो सफर था, जो आज के पीढ़ी से अवलोकन करता है कि जो कृत्य आज भी हम देख रहे हैं समाज में, आज भी शराब है और भी व्यसन से पीड़ित है बच्चे, तो आपने भी अपना जीवन का सफर जो था आपने हमारे साथ शेयर कर दिया। और मुझे भी एक लगता है कि आपने तो थोड़ा सा छोड़ दिया है बीच में, जो आप के वो अनुभव था जो बच्चों के साथ, वो थोड़ा सा एक बार और शेयर कर दीजिए आपने। हाँ, बच्चों के साथ बहुत अनुभव रहे, और कोई मैं यानी 700 से अधिक ऐसे युवाओं को गिना सकता हूँ नाम, जिन्होंने मेरे लिए और मेरे कहने पर और मेरी दोस्ती के लिए पीना छोड़ा होगा। लेकिन उनको छुड़ाने के लिए कई बार ये कौतूहल रहा कि इसमें ऐसे क्या है, इस दारू में ऐसा चीज़ क्या है कि जिसको ये पी करके झूम जाते हैं और अपना रास्ता, अपना स्वरूप बदल देते हैं। और मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी भी रहा, और उसके दौरान भी कई प्रयोग मैंने किए, और मैंने ये प्रयोग अपने पे भी किए। मैंने ये जानने के लिए कि असल में दूसरे व्यक्ति को उसे नशा छुड़ाना कितना कठिन है, मैंने स्वयं भी चखा। कई बार मुझे मालूम है, मैंने 11 बार जो मदिरा है उसको पिया, और फिर मैंने दोहराया दूसरे दिन और तीसरे दिन। फिर मुझे लगा कि अगर मैं इसको लगातार ले रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो स्वाद है, मेरी जो जीभ है या मेरा जो शरीर है, वही कह रहा कि हाँ अच्छा है, यानी। लेकिन उसका स्वाद मुझे कभी नहीं अच्छा नहीं लगा। लेकिन जो उसका नशा होता है वो ऐसा खींचने वाला नशा है। दूसरा, हम जिस चीज़ के से दूरी जबरदस्ती दूरी बनाते हैं, वो चीज़ हमें आकर्षित करती है, और वो नेगेटिविटी, अगर हम पॉजिटिव है तो नेगेटिव चीज़ें हमें खींचती है, ऐसे मुझे लगा। और इस यही नहीं, 11 बार ये टेस्ट नहीं, मैंने फिर 2 बार जो भांग को पीने का स्वाद भी लिया कि कैसा इसका स्वाद होता है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर स्वनियंत्रण न हो तो उसी भी दलदल में फंस जाते। और इसका मेरे घर वालों को, और लास्ट में मेरे तो शादी हो चुकी थी, तो मैंने अपनी पत्नी से भी बात शेयर की, तो शायद उसे विश्वास था, आत्मविश्वास था, और मुझ पर विश्वास था। बोले कि ठीक है, करके देखो। हाँ, मैंने किया, और मैं सफल रहा। फिर मुझे लगा कि हाँ, दूसरा ये भी था कि जब तक मैं न देखूं कि ये चीज़ क्या है, तब तक मैं दूसरे से कैसे छीन सकता हूँ किसी की प्रिय वस्तु। तो मुझे लगा है तो चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि जिसका स्वाद भी अच्छा नहीं हो, और जो धीरे धीरे हमें उस तरफ बढ़ा सकता है, वो तो गंभीर विषय हो सकता है। तो मेरे परिवार वालों को बहुत बड़ा साथ मेरे साथ रहा, मेरी वाइफ का बड़ा विश्वास रहा, और यहाँ तक कि मैंने जो राजनीतिक रूप से पारिवारिक जनों से जो पंगे लिए, उसमें भी मुझे क्षमा किया गया परिवार की तरफ से। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जी। धन्यवाद, प्रणाम।
जी धन्यवाद विनोद भैया, आपने सच में आज आपने अपने बारे में बहुत कुछ सदन में बता दिया। और उसमें तो हमारे जो है कि परिवार परिवार अगर हमारे साथ होता है ऐसी स्थिति में, तो हम डगमगाते नहीं है। और इससे आपके वाइफ का भी आपको सपोर्ट था, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि आज भी हम समाज में देखते हैं कि अगर कोई ऐसे स्थिति में है तो उनको छोड़ छाड़ करके सब दूर भागते हैं, क्यों उनको अकेले छोड़ देते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको थोड़ा-सा सपोर्ट करना चाहिए, अच्छे विचार उनके दिमाग में देना चाहिए। कि जैसे कल का जो प्रोग्राम था हमारा, वो आध्यात्मिक की तरफ था, तो अगर ऐसा ही कुछ उनको मिले ज्ञान, तो मुझे लगता है ये नशा वाले हैं तो उनका थोड़ा-सा तो कम हो जाएगा। और आगे उनको उनके परिवार को भी कुछ झेलना नहीं होगा। जी, आगे आदरणीय हैंड राइज़ किया था मुझे लगता है किसी ने, शायद। जी, मैं आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब को ये मंच सौंप देती हूँ। जी, आगे। जी, रोहताश कुमार जी है। नहीं, रूमी राम जी है। जी, रूमी राम भाई साहब, आप बोलिए। आप सबको सादर प्रणाम, नमस्कार। आज हमारे सेमवाल जी के विचार सुनकर के वास्तव में बहुत अच्छा लगा। हालांकि हम लोग नजदीक रहने वाले हैं, लेकिन इतनी गहराई से आज ही मुझे पता लगा कि हमारे सेमवाल जी महा अनुभवी, महा बहुत बड़े कवि, यानी कि चारों दिशाओं में बहुत ही दक्ष हैं। और जिस तरह से आपने बताया अपने बारे में खुल करके मंच के माध्यम से विचार रखे, सेमवाल जी, ये केवल आप ही हो सकते हैं जो स्वयं की बुराइयों को भी आपने सार्वजनिक रूप से उजागर किया। लेकिन एक उदाहरण के रूप में जो आपने कई तरह के उदाहरण दिए, वास्तव में ये सच्चाई है कि राजनीति में कामयाबी के लिए हम लोग मतलब 90% से भी ज्यादा लोग जो हैं दूसरों के घरों को बर्बाद कर देते हैं, दूसरों को गलत रास्तों पर चलने के लिए उकसाने का काम करते हैं। लेकिन आपने जो किया, आज आपके लिए हमारे दिल में इतना सम्मान पैदा हुआ कि वास्तव में लगता है आप ही मेरे गुरु बनेंगे। आप उम्र में छोटे हैं, लेकिन वास्तव में आपका जो अनुभव है उसे सुन करके हम गद गद हो गए। आपको कोटि कोटि नमन बंदन। याद है आपको देख करके, आपको सुन करके। हालांकि तब मेरा घर तो केदारनाथ में हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन मैं निवासी हूँ वर्तमान। और मैं केदारनाथ में था, और जब विकासनगर में हूँ तब आपको देख के, सुन के, आपके आदर्शों की हम आगे बढ़े। आपको प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। जी, डॉक्टर किशोर दुबे सर, स्वागत है। धन्यवाद बहन जी। दिनेश जी ने जो यात्रा बताई और खुलकर अपनी बात रखी, उसके लिए उनका अभिनंदन। उन्होंने जो प्रयास किए और प्रयासरत है, उसका भी अभिनंदन। हम गत 3 दिनों से शराब कैसी छूटी जाए इस पर चर्चा कर रहे हैं, और अलग अलग पहलू, आध्यात्मिक पहलू, सोशल पहलू, इस पे भी बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा चिंतन चल रहा है। ये चिंतन सुनते समय हमारे मन में कुछ बिंदु आ रहे हैं जो मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ। पहले जमाना जो था, टीवी और ये मोबाइल के पहले, कि देहातों में मनोरंजन के, क्योंकि मैं देहात में पला हूँ, बड़ा हूँ 20, 22, 25 साल तक, और अभी भी देहात से मेरा कांटेक्ट है। तो मनोरंजन के 3 ही साधन थे आम लोगों के मन में। एक तो जुआ था, दूसरी शराब थी, और तीसरा जो था वो सेक्स था। सेक्स में लोग इतने इन्वॉल्व होते थे कि घर घर में 5 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चे, और उसको रोकना कैसे, बच्चों को कैसे रोकना, ये उनके सामने कोई बात ही नहीं थी। जो रुक जाते थे तो वो शराब में या जुआ में मशगूल होते थे।
मैंने शराब की फैक्ट्री देखी है, मतलब जिसको कॉटेज इंडस्ट्री बोलेंगे हम। हर घर घर में, मैं ऐसे देहात से आया हूँ कि इसमें करीबन 50% घर में शराब बनती थी। वो कैसे बनाना, क्या बनाना, यह भी हमने देखा है। उसमें बनाते समय हम बहुत नजदीक से देखे हैं। तो वो बाहर से शराब आकर ही शराब बनती है ऐसी बात नहीं है। लाइसेंस वाली बात है, ये भी बात नहीं है। लेकिन उसके जो दुष्परिणाम हुए, कुछ लोगों को समझते थे, कुछ को नहीं समझते थे। हमने ये भी देखा कि उस समय भी, यानी आज के 50 वर्ष के पहले की मैं स्थिति बोल रहा हूँ, महिलाएं नहीं के बराबर शराब पीती थी। 1% 2% पुरुष ही पीते थे, और दंगा फिसाद और बाकी जो उसके परिणाम होते हैं वो पुरुषों में ही था। तो एक तो निश्चित रूप से है कि हमने तो कई चीजों पे महिला सशक्तिकरण के मंच पर कई हजारों प्लेटफॉर्म्स पे बोला है कि भारत की महिलाओं को कोई भी अलग से शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। ना वो बीड़ पीती है, ना सिगरेट पीती है, ना शराब पीती है। लेकिन दूसरा पहलू क्या है जो हमको सोचने को मजबूर करता है, और इसीलिए मैं सदन के सामने बात रखता हूँ। आज टीवी का और मोबाइल का जमाना आ गया, और टीवी के और मोबाइल के जमाने में शराब का, जिसे हम बोलेंगे कि प्रचार प्रसार एक दूसरे रूप में माध्यमों के जरिए हो रहा है। महाकालेश्वर के मंदिर में शराब का ही नैवेद्य दिया जाता है, इसका उदात्तीकरण किया जाता है। घर घर में और या आम जनता तक वो खबर पहुंचाई जाती है, लोग देखते हैं। दूसरी चीज है कि डॉक्टर्स लोग, स्पेशली एलोपैथी वाले, हर घर अब जगह पे प्रचार करते हैं कि भाई शराब अगर थोड़ी मात्रा में लो तो स्टिमुलेशन है, वो कॉन्स्टिपेशन को दूर कर देता है, और ज्यादा मात्रा में लिया तो ही निश्चित मतलब वो नुकसान करता है। लेकिन थोड़ी मात्रा में लो, और उसमें भी 40 के बाद में या 60 के बाद में तो लेने के लिए वो खुद प्रचार प्रसार करता है। एलोपैथिक डॉक्टर्स की बात बोलता हूँ। ये जो उदात्तीकरण हो रहे हैं। तीसरा एक पहलू है, मैं मिहान के फैक्ट्री में काम करता था, पतंजलि के। उसके सामने टीसीएस करके एक बड़ी कंपनी है, और वहां पे इंटर्नशिप के लिए लड़के लड़कियां आते थे 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। मैंने वहां पे देखा पढ़ी लिखी लड़कियां भी अच्छे परिवार से आई, वहां पे सिगरेट पीती थी और वहां पे शराब भी पीती थी, खुले खुले दिल से। यह जो उदात्तीकरण हुआ है, इस उदात्तीकरण को हम कैसे रोकेंगे? बात है शराबबंदी से लोगों को दूर हटाने की। तो शराबबंदी से लोगों को दूर हटाने के जो तौर तरीके सिर्फ लाइसेंसिंग को रोक लगा के, दुकानों को रोक लगा के नहीं हो सकता। उसके लिए ये उदात्तीकरण हो रहा है अलग अलग मीडिया के माध्यम से, इसको भी रोकने की जरूरत है। जैसे कि कल या परसों की शायद चर्चा थी कि जैसा पाठ्यक्रम है, तो पाठ्यक्रम में नशीली चीजें जो है उसके दुष्परिणाम क्या है, क्या नहीं है, इसके बारे में भी पाठ्यक्रम में उसको सम्मिलित करने की जरूरत है। क्योंकि इन प्रयासों को यदि हम नहीं लेंगे तो शायद ही बड़े पैमाने में जो काम होना चाहिए शराबबंदी का वो नहीं होगा। और एक बिंदु, आखिरी बिंदु बोल के मैं मेरी बात समाप्त करूंगा। कल जो बात मैंने रखा था कि आज भी कई बुआ बाबा ये शराबबंदी का काम कर रहे हैं। मेरे खुद के गांव में मैंने देखा है, यहाँ पे 60-70 लोग, मेरा गांव बहुत छोटा है, 1000 भी अभी लोक संख्या नहीं है, उसमें भी 60-70 लोग शराब के आदी थे, पीते थे। लेकिन मैं 1-2 महीने के पहले वहां पे गया और वहां पे देखा तो हमारा शंकर नाम का जो एक बड़े मुश्किल से 4-5 कक्षा पढ़ा हुआ आदमी है, उसने मेरे को बताया कि गांव के करीबन 40 लोगों की शराब छूट गई है, और जो 25 लोग बचे हैं उनकी शराब मैं 2 महीने में छुड़वा दूंगा। तो मुझे बड़ी आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो रहा? तो उसने बोला कि हमारे बाजू में यवतमाल डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे कोई प्लेस का नाम बताया, वहां पे महीने में एक दिन शनिवार को दरबार लगता है, हनुमान जी के मंदिर के मंदिर जाना पड़ता है, और वहां पे लोग जाते अपने पैसे से ट्रैक्स करके, सुमो करके जाते हैं, और वहां पे वो बाबा जी है, बाबा जी हनुमान जी के सामने एक एक को बिठाते हैं, बोलते हैं,
उससे कुछ बोलने को प्रतिज्ञा या कसम दिलवाते हैं, और जिसके माध्यम से लोगों की शराब छूटती है। कई गांव के लोग वहां पे आते हैं, यवतमाल में है वो। तो मेरे गांव के 40 लोगों की छूट गई, और अभी परसों ही मैं गया था, तो उसने बोला कि सर अब तो 100% समझ लो कि शराब छूट गई है। तो ये जो प्रयास है, ऐसे प्रयासों को भी हमको नजरअंदाज नहीं करना पड़ेगा। अभी भी भारत देश में श्रद्धा और धार्मिकता कम से कम देहाती लोगों में तो बहुत है। जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, उन्हीं की श्रद्धा बिगड़ गई है और उनकी आदतें बिगड़ गई है। तो इसलिए हमको ऐसे जो प्रयास होते हैं उनको भी नजरअंदाज नहीं करना पड़ेगा। तभी कुल मिला के हम समाज में जो शराबबंदी का काम है उसको हम कर सकेंगे, ऐसा मुझे लगा। इसलिए मेरी बात मैंने सदन के सामने रखी। धन्यवाद जी, धन्यवाद दुबे सर। और आप दिनेश सर कुछ कहना चाहते हैं? जी स्वागत। जी जी जी, आदरणीय दुबे सर ने जो बात कही वो 100% सत्य है। और वास्तव में जो बड़े संगठन हैं जो इस क्षेत्र में समाज सुधार के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनका समाज से नशे से मुक्ति या नशा मुक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ा असर है समाज पर कि वो नशा मुक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। और मेरा जो शांति कुंज से जुड़ने का पहली बार हुआ, तो मैं सर आदरणीय सर को बताऊं कि मैं वहाँ जो गायत्री मंत्र की पुस्तक लेने के लिए गया था, मैंने लगभग 2 या 2,500 गायत्री मंत्र की पुस्तकें तब खरीदी और कैदियों में बांटी, लोगों को बांटी, इनको लिखो, और कई यत्न किए। और अन्य लोगों को भी मैंने उस समय गायत्री परिवार से जोड़ा, कई गायत्री परिवार से जोड़ा। और यही कारण रहा कि मैं गायत्री परिवार से जुड़ पाया, यानी किसी ने मुझे जोड़ा नहीं, मैं वहाँ जुड़ गया। और मैंने देखा है कि गायत्री परिवार है, पतंजलि है या अन्य संस्थाएं हैं, वो इस क्षेत्र में वो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। लेकिन अंतिम शब्दों के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि शराब भी उतनी ही हानिकारक है जितनी हानिकारक हमारे खेतों में छिड़कता हुआ जहर है। लेकिन आज के प्रासंगिकता ये है कि ये जो जहर है ये ज़्यादा प्रासंगिक है, ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि शराब तो बहुत समय से अलग अलग रूपों में चली आ रही है, लेकिन ये जो जहर है इसको हम अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को, अपने डीएनए को भी खत्म करने जा रहे हैं। इसलिए हमें नहीं बोलना चाहिए कि जैविक खेती से हम अपने अन्न से, अपने खेतों से इस नशे को, इस रसायन रूपी इस जहर वाले नशे को हटाएं। यही मेरी प्रार्थना, अंतिम प्रार्थना भी है। प्रणाम, धन्यवाद। बहुत सुंदर दिनेश भैया। आगे बहन कल्पना जी ने हैंड राइज किया है। जी कल्पना जी। ओम सदन को कोटि से प्रणाम। और आज मैं ये कहना चाह रही थी कि आज जब दिनेश भाई साहब को मैंने सुन रही थी, तो इतने दिनों से जब से सुना है, तब से उनकी जो शहद जैसी मीठी वाणी है, जो ऐश्वर्य कृपा से उनको मिली है, तो उसके पीछे का जो राज है, उनकी अखंड प्रचंड पुरुषार्थ उन्होंने जो किया है। क्योंकि समाज में जो चलन में है और एक ही धारा में चलते हैं, सारा समाज चलता है उसी एकदम इजी वे में। क्योंकि उसके विपरीत जो चलता है और समाज के सामने जो एकदम छाती तान के खड़ा रहता है और अपने विचारों के साथ चलता है, तो उसको बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। घर परिवार समाज बहुत ही मतलब, और उस समय कई बार मन डगमगाता है कि ऐसा करे या ना करे। लेकिन इस परिस्थिति में भी दिनेश भाई साहब अडिग रहे अपने विचारों के साथ में नशा मुक्ति के लिए, तो वंदनीय है। और ये बोलना चाह रही थी कि मैं जैसे उन्होंने जैसे वर्णन किया अपने स्कूल लाइफ का, तो मुझे अपना बचपना याद आ गया। और मेरा भी जो संघर्ष रहा ये सब विचारों के लिए, तो मुझे अपना याद आ गया। वो तो बचपन का रहा, मैं लड़ते रही ये सब चीज़ों के लिए, लेकिन उतना सामर्थ्य नहीं था कि मैं लड़ पाऊँ जैसे दिनेश भाई साहब ने लड़ा है। लेकिन हाँ, अभी भी लड़ती हूँ। लेकिन अभी जब मैंने ज्वाइनिंग किया अपने जबीर जहाँ लांजी ब्लॉक में, मध्य प्रदेश में बालाघाट में हूँ, तो वहाँ पे एक स्कूल में विजिट गए 2016 में। तो वहाँ पे एक गांव था, हर घर में दारू बनती थी, जो देसी जो हंडे में जो बूंद बूंद टपकती, शायद वैसे मैंने देखा भी है वहाँ पे बनते हुए भाप से कैसे। तो जब स्कूल गए तो वो स्कूल में 30-40 बच्चे थे, 1 से 5वीं तक की प्राथमिक शाला थी।
तो हमने देखा वो बच्चों जब उस स्कूल में गए काशी टोला, तो वहाँ देखा हमने कि बच्चे बहुत सहमे हुए, डरे हुए थे, उनके बाल बिखरे हुए थे, मतलब गंदगी, नहा धो के नहीं आए थे। और जब हमने काउंसलिंग करी, बच्चों से बातचीत किया, तो वो टीचर और बच्चों का कोई तालमेल नहीं था, और टीचर दूर से बैठे हुए थे। तो जब पूछा हमने टीचर से और बच्चों से, तब पता चला कि वो बच्चे, कुछ बच्चे दारू भी पी के आते हैं, देसी दारू जो होती पी के आते हैं। मतलब 30-40 बच्चों में से 15-20 ऐसे बच्चे थे, लड़के और लड़कियां दोनों, जो 1 से 5वीं क्लास के बच्चे, वो कुछ पी के भी आते हैं और गंदे से थे। तो हमने जब पता चला, तो हमने फिर उस स्कूल को ही गोद ले लिया, जो मेरा स्टाफ था सब, हम स्कूल को गोद ले लिया, और फिर हम लोग जाते रहे। हमने शैम्पू वगैरह खरीद के दिया टीचर के पास, और बच्चों को बहुत सारी बातें बताया, मतलब पूछा कि आप कैसे हो, तो कोई भी मतलब गर्दन उठा नहीं रहे थे, देख भी नहीं रहे थे, आई कांटेक्ट नहीं कर रहे थे। तो जब फिर बातचीत किया, फिर उनको नहा के आने के लिए बोला, विद्यालय का अर्थ समझाया कि ये मंदिर होता है, नहा के आना है, और दारू पीने से क्या क्या मतलब परेशानियां होती है, और आपकी उम्र ऐसी है, और आप तो घर में धीरे धीरे मना करोगे, लेकिन आपको नहीं पीना है। उन्होंने बोला कि जैसे बुखार आ जाता है तो पिला देते हैं, ऐसे कोई त्योहार आता है तब पिला देते हैं, ऐसे ही कोई, और बच्चे लोग, कुछ बच्चे आदी हो गए तो वो पी लेते हैं, इस प्रकार से पता चला। तो ये सच्चाई है समाज की, कुछ आदिवासी एरिया में। और बहुत दूर भी नहीं था वो, मेरे लांजी मतलब तहसील से बहुत दूर भी नहीं, 4-5 किलोमीटर दूरी पे। तो उस साला में हम लोग जाते रहे, और उन बच्चों से काउंसलिंग करते रहे, फिर वो सफाई से आने लगे। फिर उनसे जब हम पूछते थे कि आप कैसे हो, तब अब बोलने लगे थे कि हाँ हम बहुत अच्छे हैं। पहले तो आई कांटेक्ट भी नहीं करते थे, लेकिन हम बहुत अच्छे हैं सफाई से। फिर साला में सफाई वगैरह सब, और टीचर भी उनसे कांटेक्ट करने लगे, प्यार से बात करने लगे। तो इस प्रकार से एक समाज के विपरीत अगर चलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को भी हम मतलब देखना होता है, अपने आप को सेफ भी रखना होता है। लेकिन वो साला इतनी अच्छी हो गई कि बच्चे बहुत ही अच्छे, मतलब एजुकेशन में भी बहुत अच्छे हो गए, और दिखने में भी एकदम साफ सुथरा कपड़े वगैरह, और चेहरे पे उनके एकदम आत्मविश्वास, और एकदम जैसे भी जाते, तो जैसे ही जाते वो चेहरे पे मतलब मुस्कुराहट रहती है। जो पहले गर्दन नीचे झुका के रहते थे और बाल बिखरे से रहते थे, गंदे से रहते थे, आज उनके चेहरे पे चमक, और एकदम तेज, और एकदम जब भी पूछो कैसे हो, तब बहुत अच्छे ऐसा बोलते। तो ये, और तो ये, और टीचर में भी परिवर्तन, बच्चों में भी परिवर्तन, अगर ऐसी चीज़ें करो तो ये होता है। और जैसे भाई साहब ने बोला कि चुनाव में, हाँ चुनाव में तो ये 100% सत्य है कि ये दारू बढ़ती है और बहुत तकलीफ होती है, पैसा बढ़ता है। ये अगर उसके खिलाफ जाते तो आप चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे और ना ही जीत पाएंगे। तो ये जो सच्चाई उन्होंने रखा भाई साहब ने, ये कड़ू सत्य है ये समाज का। और सारे सारे, हम किसी के पे ब्लेम नहीं करेंगे, ये सभी इसमें होता है ये। तो ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और जैसे मैं करीब से देखी हूँ, इस माहौल से मैंने बहुत करीब से देखी हूँ कि नशा अगर एक व्यक्ति करता है, तो बहुत मतलब पूरा परिवार, पूरा समाज कितना आहत होता है, कितना नुकसान होता है अगर वो आदी हो जाता है। अगर पीते हैं, और अगर स्वास्थ्य के लिए पीते हैं या फिर ऐसे पीते हैं, तो ठीक है, मान भी ले। लेकिन अगर वो नशा बन जाए और परिवार और समाज के लिए अहितकारी हो, तो कितना दुखी होते हैं, मैं करीब से समझ सकती हूँ। और इस चीज़ के लिए मेरी फ्रेंड काम भी कर रही है, वो बहुत तकलीफ में है, मेरी सहेली है जो बहुत, तो उन्होंने भेजा भी है, जैसे नागपुर से उन्होंने बताया, तो भंडारा में कोई संस्था है या नागपुर में, उन्होंने भेजा भी अपने पति को। तो मैं उनको समझाते आई, और वो शायद जीवित भी इसलिए है क्योंकि वो प्राणायाम करती है, पतंजलि से जुड़ी है, इसीलिए वो जीवित भी है आज। अन्यथा वो कब से वो इस धरती पे रहती नहीं। तो ये हमारा पतंजलि का भी मतलब सुबह सुबह जो आस्था चैनल देखते हैं, स्वामी जी को सुनते हैं, उसका भी प्रतिफल है कि वो जीवित है आज, और टैकल कर पा रही है, अपने बच्चों को पढ़ा पा रही है। और मेरे ऑफिस की, मैं अपनी खुद की बात कर रही हूँ कि जैसे उन्होंने बोला था कल भाई साहब ने कि अध्यात्म से जब तक जुड़ेंगे नहीं, तब तक ये परिवर्तन नहीं होता। तो मेरे ऑफिस के जो प्यून थे और एक अकादमिक पर्सन थे, वो बहुत ड्रिंक करते थे। तो वो स्वभाव से तो बहुत अच्छे थे, ऐसे नहीं कि बुरे थे, सब मतलब बहुत अच्छे थे, लेकिन वो पीते थे, और पीने की वजह से पूरा परिवार उनका, उनकी मिसेज का फोन आता था, पूरा मतलब वो ध्यान नहीं देते थे, और पूरा आर्थिक परिस्थिति डगमगा गई थी उनकी, और उनको निकालने के प्रोसेस में थे। लेकिन कहीं ना कहीं से जुड़ना है उनको, तो हम लोग भी समझाते थे कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन जब वो परमात्मा एक से जुड़े, तो उसमें दारू निषेध होती, भले ही खाने के लिए मना नहीं होता। तो ऐसे कहीं ना कहीं से जुड़ते हैं, जब तक कि अध्यात्म से जुड़ेंगे नहीं तब तक कि। तो उनको हमने देखा अपनी आंखों के सामने कि मेरे ऑफिस में इतना स्वच्छंद वातावरण हो गया, एकदम स्वच्छ वातावरण हो गया, कि आंखों से देखा परिवर्तन, पहले का वातावरण और अभी का वातावरण। तो इस प्रकार से ये चीजें अध्यात्म को लेके, अगर सच में उनका एक डर, लेकिन वो डर भी होना चाहिए कि अगर हाँ पियेंगे तो
ऐसा होगा उनके आंखों के सामने इस प्रकार से। तो ये चीजें मुझे याद आ गई, मैं रोक नहीं पाई, तो इसीलिए मैं क्षमा चाहूंगी सदन से। धन्यवाद कल्पना जी, आप समाज कार्य बहुत अच्छा कर रही है, और आप उसका जो आज आपने अपना पूरा देखा है शराब के बारे में, वो आज आपने बता दिया। और हमारे बीच में भूपेंद्र शास्त्री जी जुड़े हुए हैं, और आप भी समय को देखकर अपनी बात रखिए। और जी स्वागत है। हाँ, लेकिन और उस जी ओम, जी ओम, दीदी मैं जी ओम, जी ओम, दिनेश भाई जी साहब ओम, को बहुत सारा जी धन्यवाद ओम, देना जी ओम। चाहूंगी कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और वो जैसे उन्होंने बोला कि उत्तराखंड में देवभूमि में ऐसी नशाएं चलती है, तो मैंने भी सुना है कि ये, हाँ, ये उन्होंने सही बोला है कि एक तरफ देवभूमि है और एक तरफ नशा भी है। तो वो तकलीफ जो पीड़ा है कि हाँ हमारे देश में एक देवभूमि है और उसके आड़ में और एक मुझे चीजें चल रही, तो उसके लिए लड़ना होगा। तो ये दिनेश भाई साहब को बहुत सारा साधुवाद, आशीर्वाद, खूब सारा प्रेम, धन्यवाद। जी ओम। जी 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 भूपेंद्र शास्त्री जी बोलिए। और मुझे लगता है ईएमएल को सर ने हैंड राइज किया था, वो लेफ्ट हो चुके हैं। जी भूपेंद्र शास्त्री जी। हेलो ओम जी। अब जी आज जो विषय चल रहा है उसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के प्रवासी जो पहाड़ों में आसाम के अंदर घूम रहे हैं, ऐसे मेरे प्रिय दिनेश जी सेमवाल अपने जीवन वृत्तांत के अंतर्गत नशा मुक्ति के ऊपर बोल रहे हैं। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये, वो करणीय कार्यों में प्रथम नंबर पर ही होना चाहिए। हमारे आसपास में नशे के ऊपर बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं, किंतु मेरा हैंडरेस करने का जो अभिप्राय है वो दादा किशोर, डॉक्टर साहब किशोर जी दुबे के लिए है। आपके उद्बोधन में उन्होंने कहा है कि महाकालेश्वर को शराब का भोग लगता है। दादा, बड़ी विनम्रता के साथ अनुरोध कर रहा हूं मैं आपसे, भगवान महाकालेश्वर को शराब का नैवेद्य नहीं लगता है, भोग नहीं लगता है। शराब की धारणा हमारे देवी देवताओं में देवी और भैरव के लिए है। काल भैरव उज्जैनी अवंतिका के कोतवाल हैं, थानेदार हैं, रक्षक हैं, और हमारी जो राजकीय व्यवस्था रही उसमें रक्षा का दायित्व सैनिकों के ऊपर रहा है, उनके कैप्टन्स, मेजर। एक ऐसी बड़ी परंपरा आज भी भारत की सेना के अंतर्गत है, और भारत सरकार उन्हें सब्सिडी के ऊपर शराब पिलाती है। हमारे थानेदार जो हैं उज्जैनी के काल भैरव, जिनका नाम है, वो उज्जैनी के बड़े रक्षक हैं, और उनके मंदिर के बाहर सरकार के द्वारा धार्मिक मान्यताओं के साथ जो उनकी प्राप्त है, बाजार में प्रसाद के रूप में शराब की दुकानें लगी हुई हैं। और शराब भगवान कालेश्वर को, काल भैरव को लीटरों से पिलाया जाता है, प्रतिदिन पिलाया जाता है, लेकिन वो सिर्फ भगवान के रूप में काल भैरव को ही पिलाया जाता है, वहां किसी को इसके लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। धर्म इंसान को सभ्य बनाने के लिए है। धर्म की दुहाई देकर शराब छुड़ाने के अनेकों उदाहरण हैं। धर्म के आधार पर शराब नहीं पिलाई जाती है। चूंकि हमारा ये कार्यक्रम YouTube के ऊपर सतत आता है, भगवान महाकालेश्वर विश्व प्रसिद्ध हैं और उनको इस तरह का कोई नैवेद्य नहीं लगता है, ऐसा मेरा इस सदन के माध्यम से खंडन में करता हूं, बड़ी विनम्रता के साथ। धन्यवाद। हेलो भाई साहब, मैं मेरे शब्दों को बोलते समय महाकालेश्वर बोला, एक्चुअली मुझे काल भैरव जी के बारे में बोलना था, महाकालेश्वर के बारे में नहीं बोलना था। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर, और धन्यवाद भूपेंद्र शास्त्री जी। आगे आदरणीय मेनपाल भाई साहब, जी मेनपाल भाई साहब, अपनी बात कम शब्दों में थोड़ा सा, क्योंकि समय को देख के। जी स्वागत है। हेलो जी, आवाज आ रही है? सदन को प्रणाम, नमस्कार। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है।
हाँ जी, तो कई दिन से मैं नेटवर्क में नहीं था, नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण क्षमा चाहता हूँ, मैं जुड़ने नहीं पाया। तो मैं हर रोज जुड़ता हूँ, लेकिन आपकी आवाज आती है, लेकिन मेरी आवाज आपके पास नहीं पहुंच पाती। मेरे कई सवाल भी रह गए हर रोज, लेकिन क्या करें, नेटवर्क नहीं था। तो दिनेश सेमवाल जी ने बहुत ही अच्छी अपनी जीवन के बारे में जो बीता, अपनी दिनचर्या उन्होंने जीवन काल में इस टाइम तक क्या उन्होंने कहा, तो बीता तो बहुत ही अच्छा लगा हमें। और एक नशा नशा ऐसा होना चाहिए जो समाज में सबका भला हो। जैसे हमारा ये योगाहार कार्यक्रम है, ये भी एक बहुत बड़ा नशा है। देखो, हम हर रोज कार्य करते हैं, लेकिन इसके बगैर रह नहीं सकते। हम रोज जुड़ते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा नशा है। ऐसा नशा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए जो सबके हित के लिए अच्छा हो, सबके अच्छा उसमें कार्य हो और सबको अच्छा लगे, सबको लाभ हो, ऐसा नशा होना चाहिए। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ धन्यवाद करता हूँ। और रंजना बहन जी, मुनि भाई और पवन सर जो ऐसा कार्यक्रम चला रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत सुंदर मेनपाल भाई साहब, आपने आज बात कही। नशा जुनून होना चाहिए, मगर एक सही दिशा सही कार्य का होना चाहिए। जैसे कि हम सभी सुबह से 5:30 बजे से योगाहार के बारे में आपने बताया। ये ऐसी एक सेवा, ये एक राष्ट्र सेवा। और तो ये मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी। आगे हमारे दिनेश भाई साहब ने हैंड राइज किया है। जी दिनेश भैया, स्वागत। जी जी, आदरणीय दीदी जी, धन्यवाद। मैं असल में ये कह रहा था, जो अभी संवाद हुआ है वो एक स्वस्थ संवाद हुआ है। जो बढ़ गई है उसका असर अच्छा या बुरा हो सकता है, और लेकिन हम उसका प्रयोग कैसा कर रहे हैं इस पे भी इसका भी उसका भी पॉजिटिव और नेगेटिव असर अवश्य पड़ता है। और जैसे आदरणीय शास्त्री जी ने कहा, उससे मुझे इस बात का ध्यान आता है कि जो हमारे शास्त्रोक्त बात है और जो बातें हैं, अगर हम उसी को ध्यान में रखते हुए और उचित और अनुचित को, यानी हम शास्त्रोक्त अध्ययन के बाद ही हमें, या अध्ययन के बाद ही उचित और अनुचित का पता चलता है, या व्यवहार के बाद अनुचित का उचित का पता चलता है। कई बार हमसे ऐसी बातें भी निकल जाती हैं जो कि आने वाले टाइम में एक ट्रेंड बन जाता है और धीरे धीरे वो समाज में फैल जाता है। तो हो सकता है कि इस वार्ता में ऐसी बातें भी निकल सकती हैं, तो उसके लिए हम सभी को क्षमा किया जाए, मुझे क्षमा किया जाए। और जहाँ तक बात है होना तो वो शब्द तो नेटवर्क में नहीं है दिनेश सर आप। जी दिनेश भैया, आपकी आवाज कट रही है। और आप हाँ, अब आ रही है, बोलिए। जी हमारे सदन में हमारे बीच में आदरणीय रघुवीर रावत सर है, देहरादून उत्तराखंड से। तो बहुत दिन से उनकी आवाज नहीं सुनी, तो बस 2 मिनट के लिए रघुवीर रावत सर, आपका भी स्वागत है। आज दिनेश सर ने अपना जीवन का जो मूल्य बातें बताई, आप उस पर थोड़ा सा मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। जी आदरणीय रघुवीर रावत सर, मेरी आवाज आप तक आ रही होगी तो। सदन को मेरा प्रणाम। मैं बहुत दिन से आज जुड़ पाया हूँ। आदरणीय सेमवाल जी ने जो वार्ता की, जो अपने बारे में बताया, मैं क्योंकि हम लोग तो साथी हैं, तो कई दफे हमसे बातचीत इस तरह की होती रहती है। और उन्होंने एक यथार्थ जो बताया, जो स्पेशली मैं इसमें एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि एक तो ये पॉलिटिकल जो
जब चुनाव होते तो शराब जैसे आवश्यक जैसा हो गया है चुनाव जीतने के लिए, उसी तरह से हमारे यहाँ पे अब एक प्रचलन हो रहा है कि वो शादी में जो पहले दिन, शादी के पहले दिन वो एक ऐसे आवश्यक जैसे माना जा रहा है कि उस दिन जो है सब लोग जो है जिस दिन मेहंदी होती है उस दिन शराब, तो ये भी एक प्रचलन, ये जो भी चीजें हैं ये समाज द्वारा आती हैं और समाज इसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसको कैसे रोकें, इसके लिए कोई सामाजिक कोई इस तरह का विनोबा भाव या इस तरह के किसी व्यक्ति को कार्य करना पड़ेगा, या सेमवाल जी जैसे जिनको बिल्कुल कि भाई ये प्रथा जो डेवलप हो रही है, जो गलत ढंग से हो रही है, इसको समाप्त किया जाए। तो ये भी एक गलत प्रथा है जो डेवलप हो रही है अभी। और मुझे तो लगता है कि 99% ये उत्तराखंड में, तो भारत की बात तो नहीं जानता हूँ, लेकिन उत्तराखंड में अभी ये प्रचलन में है कि मेहंदी के दिन सबको व्यवस्था रहती है शराब, भले ही कोई पिए ना पिए, पर एक आवश्यक चीज हो गया तो जिसको भी तोड़ने की जरूरत है। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद रघुवीर सर। और दिनेश सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, जो आदरणीय रावत सर ने जो बात कही वो एकदम ज्वलंत उदाहरण उन्होंने दिया है। और मुझे तो आज की बात है, और जब रावत जी बात कर रहे थे तो मुझे लगता है कि योगाहार का ये मंच एक दूसरी दिशा में भी काम करने को आगे बढ़ेगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि बहुत बार ये होता है कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथों और धार्मिक क्रियाकलापों को उदाहरण दिया जाता है, लेकिन यही हमसे गलती हो जाती है और हम उसी उदाहरण का, अगर हम काल भैरव को चढ़ा रहे हैं तो हम क्यों नहीं पिए, ये उदाहरण देना भी अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर हम ये उदाहरण दें कि अगर हमारे घर में कोई पी रहा है और तो मैं घर नहीं जाऊंगा या मैं विरोध कर लूँगा, तो ये तो बात बनती है। लेकिन शायद संभवतः हम इस दिशा में कार्य कर सकें कि अपने घर से ही शुरुआत करें और अपने आसपास से ही शुरुआत करें। हम बड़े उदाहरण न दें, क्योंकि ये बड़े उदाहरण हमें उलझा देते हैं और एक अजीब बहस में हम चले जाते हैं और उसका कोई नतीजा नहीं आता है। इसलिए बड़े उदाहरण देकर के हम छोटे उदाहरण दें। ऐसी बहुत सुंदर दिनेश भैया। और आगे मुझे लगता है समय तो हो रहा है, मगर मुझे लगता है कि हमारे बीच में भुवनेश्वर राय जी है झारखंड से। कृपया आप भी अपना माइक खोलिए और हमारे दिनेश सर के बारे में दो शब्द बोलने का प्रयास करें। जी आदरणीय भुवनेश्वर राय। धन्यवाद बहन जी। आज की मुख्य अतिथि आदरणीय सेमवाल जी ने इस जो नशा मुक्ति के बारे में उन्होंने जो चर्चा किया, वैसे आज पहली बार इन्होंने अपने जीवन चर्चा के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया। लेकिन निश्चित रूप से जैसा कि हम लोग पहले से ही जानते थे कि ये कुछ विचित्र प्राणी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इनको देखने से इनके पास कुछ काम करने का नशा है और वो उसमें उलझे रहते हैं, लगे रहते हैं। क्योंकि समय भी हो गया है, बस मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो नशा से संबंधित है, ये कुछ समाज, कुछ परिवार, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। जैसा कि मैं खुद अपने को बताऊं, मेरे पिताजी गांधी विचारधारा के व्यक्ति थे और हम दो भाई हैं, और मुझे नहीं लगता कि मैं जितना बड़े बड़े शराब पीने वाले लोगों के साथ में रहा हूं, शायद ही कोई रहा होगा। इसलिए कि मैं शुरू से ही पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर की कंपनियों में काम करता रहा हूं और आप लोग जानते भी हैं कि इसमें जितने भी अधिकारी वर्ग होते हैं, शाम को सब लोग लेते हैं।
और शाम को बैठक भी होती है। लेकिन ये भी सत्य था कि आज तक मैं ऐसा प्राणी हूं कि न बीड़ी, न सिगरेट, न पान तंबाकू, न गुटखा, न शराब, कोई नशा नहीं लिया। उसका मेन कारण यही था कि मेरे दिमाग में जब ये बातें आती थी कि नहीं थोड़ा सा ले लीजिए, तो दिमाग में यही आता था कि नहीं, मेरे पिताजी गांधी विचारधारा के व्यक्ति थे और उन्होंने जीवन में ये कभी नहीं लिया, तो उन्हीं का मैं लड़का हूं, इसलिए नहीं लूंगा। ये मेरा दृढ़ संकल्प था और मैंने कभी नहीं लिया। तो इस तरह से भी कुछ लोग बच सकते हैं। और फिर आगे आने वाले समय में मैं खुद इस पर काफी चर्चा करता हूं, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि जो आप काम नहीं करते हैं उस पर आप कितना किसी को समझा सकते हैं। और मैं इस पर काफी समझाने की कोशिश करता हूं। और निश्चित मानिए कि मैं अपने जीवन में काफी लोगों को धीरे धीरे समझा करके इससे निवृत्त कर दिया हूं और ये काम चलता रहता है। क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए मैं आप सभी लोगों का खासतौर से जी धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। बहुत सुंदर है। और मैं सदन में हमारे बीच में जो है शरद भैया जी, दिनेश भैया के मित्र है, तो मैं उनको भी सादर आमंत्रित करती हूँ। जी शरद वर्मा जी भाई साहब, स्वागत है। आज के हमारे दिनेश भाई साहब के लिए 2 शब्द बताइए, आप बात रखिए। आपका आवाज आ रही है शरद भैया? चलिए, शरद भैया तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। आगे हम आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब को इस योगार मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं। जी 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 मैडम, आ गई, आवाज आ गई। आ गई? चलिए ठीक है, बोलिए, स्वागत है। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही, बहन जी ने बहुत अच्छा योग कराया। और आज की जो चर्चा चल रही है वो काफी महत्वपूर्ण चर्चा है। और आदमी का पूरा व्यक्तित्व, पूरा शराब जो शब्द है वो शब्द में ही नशा है। उस शब्द में अगर शराब की दुकान पर कोई आदमी दूध भी पी रहा हो गिलास में, तो जनता उसको मानेगी नहीं कि वो आप दूध पी रहा है। तो शराब जो शब्द और जो इसका वो है, आपको बताऊं, मैं इसमें रेवेन्यू, मेरे रियल चाचा इसमें डिपो इंचार्ज रहे हैं। वो बताते हैं कि हर महीने जब कलेक्शन होता था पैसे का, तो माननीय मंत्री जी का फोन आ जाता था कि कल भाई टीचरों की पेमेंट करनी है। वर्मा जी, कितना एमपी के अंदर कितना कलेक्शन हुआ है। तो वो बताते थे कि भाई इतने पैसे इकट्ठे हुए हैं, बोले इसको डाल दो ट्रेजरी के माध्यम से, ये टीचरों की पेमेंट होनी है। तो हजारों टीचरों की पेमेंट ये विभाग उसकी पेमेंट देता है। हजारों आदमियों की इसमें, जितने टीचर हैं आज एमपी के अंदर, जितने टीचर हैं, पूरी वाइन की पेमेंट से इनको पेमेंट होती है। शायद ये पता नहीं होगा किसी को। और यहाँ क्या, मैं तो सोचता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो पेमेंट होती है सरकारी कर्मचारियों की, उनकी पेमेंट में बहुत बड़ा हिस्सा इस शराब का है। इसमें राजस्व बहुत बड़े हैं, इसमें इतने बड़े राजस्व हैं। लेकिन किसी भी चीज की एक मात्रा होती है, उस मात्रा से अधिक सेवन किया जाए तो वो नशे में आती है। आज आप बुखार उतारने के लिए एक पैरासीटामॉल यूज करेंगे तो वो आपका बुखार उतारेगी। अगर वही 5 पैरासीटामॉल आप ले लोगे तो शायद आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ जाए। तो ये पहलुआ हैं। और अब जो आदमी इसका आदी हो जाता है, नशे में हो जाता है, और वो आदमी को मुख्य धारा में कैसे लाया जाए,
वो मुख्य धारा में कैसे आए, ये बहुत बड़ी चीज है। उसके लिए बहुत शक्तिशाली व्यक्ति चाहिए, जैसे स्वामी जी हैं ऐसे ही लोग चाहिए। मैंने देखा है कि अगर स्वामी जी किसी पे हाथ रख देते हैं तो कई लोगों ने बताया है कि हम वहां गए थे और हमारी शराब छूट गई। तो सामने व्यक्ति बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। अगर शक्तिशाली है वो, तो आदमी की जो शराब है या जो भी प्रवृत्ति पे डला हुआ है वो सुधर सकता है। तो ऐसे योगाहार मंच जैसे ही मंच मैं कहता हूं कि काफी हद तक सुधार सकते हैं लोगों को। कल हमारे यहाँ पे एक ट्रेनिंग थी हमारे यहाँ, जिसमें पूरे एमपी के जो जैविक खेती करना चाहते हैं और नए युवक और जो अपनी जैविक दुकानें खोलना चाहते हैं, ऐसे लोगों करीब 25-30 बच्चे आए थे ऐसे, जहां पे हमारे दादू ने उनको ट्रेनिंग दी। जब हम लोगों ने योगाहार कार्यक्रम के विषय में उन लोगों को बताया तो उन्होंने देखा और हमने देखा कि जो दादू ने जिस ढंग से उस चीज को पेश किया, ऐसा लगा कि उनको नशा है इसका, योगाहार कार्यक्रम का एक नशे का रूप देखा हमने। दादू ने 1 घंटे नॉन स्टॉप कल स्पीच दी। तो ये नशे का रूप है, किस में किसका नशा कैसे जाग जाए। कहीं नशा जगाने की जरूरत है तो कहीं नशा छोड़ने की जरूरत है। नशा कहाँ जगाना है, कहाँ छोड़ना है। कल हमने दादू में इतनी फुर्ती, इतना उन्होंने अच्छा भाषण दिया और इतनी अच्छी उनको ट्रेनिंग दी। आपको बताएं कि वो लोग काफी हमारे योगाहार कार्यक्रम से प्रभावित हुए। और जब दादू ने बताया कि मुख्य अतिथि हमारे यहाँ प्रतिदिन नए आते हैं और शिक्षा देते हैं, तो इस योगाहार कार्यक्रम की जो ऊर्जा है वो लोगों में दिख रही है, और कुछ लोगों में नशे के रूप में दिख रही है, जिसमें मैं भी शामिल हूं, रघुवंशी भैया भी शामिल हैं। कि इस योगाहार कार्यक्रम की जो खूबसूरती है वो भी एक नशा है इसका। नहीं आपको सुनते, नहीं हम आपको सुनाते, जब तक हमें सुबह हमारी अच्छी नहीं लगती। हमें लगता है कि आप सब बहन भाई सभी लोगों से हमारा मुलाकात हो, बात हो। मुन्नीलाल सर से बात नहीं करो प्रतिदिन तो बड़ा अजीब सा महसूस होता है। समझ नहीं आता है कहाँ के संबंध है, कैसे संबंध है। ऐसा लगता है कि हजारों वर्षों से हम लोग साथ में ही थे, हमारा कभी इनसे दूरी ही नहीं रही। कुछ भी परेशानी आई दिनेश सर को कॉल लगा लेते हैं, कुछ भी हुआ। इस सदन के हर व्यक्ति से एक चीज का नशे के रूप में जरूर चीज मिलती है। हमने देखा पवन सर कहते हैं कि मिसाइल जैसी कोई टारगेट बनाओ तो मिसाइल जैसी, तो उसको भेद नहीं है, आपको उसको करना ही है। एनी हाउ आपको वो प्रोजेक्ट करना है। तो ये चीज है, ये भी नशा है एक। जी ओम, मैं कुछ अलग दिशा में ले गया। जी ओम। अलग दिशा नहीं, सही दिशा में थे। सही दिशा है भाई साहब। बहुत सुंदर बातें कही आपने। और सच में ऐसे लगता है कि शरद भैया अगर स्टेज पर आए तो बस सुनते ही रहे, मगर समय किस और काम भी है। जी 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 बस तो आज का आभार कर दूं क्या बहन जी? मैं ही कर दूं? एक मिनट भैया जी, 1 मिनट का ही समय और 8:30 बहन जी। हाँ ओम आप तो सभी के दिल की बात बोल गए, इसलिए मैंने बहुत जल्दी है लेकिन बोलने के लिए माइक खोला। आज दिनेश भाई जी का भी मार्गदर्शन बहुत बहुत अच्छा, सभी का इस बारे में सब जो बोल रहे तो उस अखंड चलता रहे ऐसा ही लगता था। और आपने तो सबके मन की बात बता दी।
ये हमारा जो नाता है हजारों वर्षों पहला है, ऐसा ही लगता है। जी तो, तो ये ऐसा लगता है जैसे सच में प्रणाली बहन की ये ऋणानुबंध है। ऐसे लगता है पूर्व जन्म के हम अभी इस धरती पर आए हैं, तभी तो ऐसे एक मिलाप की तरह और एक स्नेह की तरह ऐसे लगता है। सच में कुछ ना कुछ तो कनेक्टिविटी होगी, तभी तो हम अच्छे कार्य में जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि समय न ज्यादा लेते हुए हम आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब को इस योगार मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं। उनकी आवाज नहीं आई, अगर मेरी आवाज जा रही है उन तक। इतनी आवाजें आ रही हैं, मेरी आवाज कहाँ सुनाई दे रही है? दिन रात आवाजें आती हैं, जैसा शरद जी बोल रहे थे। अभी हम लोग लगभग 12 बजे रात को बात कर रहे थे। 12 बज रहे होंगे शरद भैया। जी 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 बिल्कुल। रामकृष्ण रघुवंशी जी और हम 12 बजे रात को बात कर रहे थे। तो जब तक बात नहीं हो जाती है, चाहे 12 बज जाए चाहे 1 बज जाए, सोने के पहले पहले बात हो जाना चाहिए। दादू सोने ने से पहले बात हो जाती है और उठने के पहले बात हो जाती है। आदरणीय दादू ने हैंड रेज किया था और ML गौर साहब ने हैंड रेज किया था, लेकिन आज 8:31 हो गए हैं। मुझे भी बहुत कुछ सारी बातें करना थी, लेकिन समय कम पड़ रहा है। सब लोग उत्सुक हैं। कृष्ण कुमार जी ने हैंड रेज किया है। हमें लगता है कि इन लोगों को कल सुना जाए तो ठीक है। अब कृष्ण कुमार जी ने हैंड रेज किया है। कोई विशेष बात हो तो आदरणीय 1 मिनट में। ओम हम विशेष नहीं, हम आधा मिनट के लिए मेहमान हैं। बहुत बहुत नमन आप लोगों को। मैं तो नशा पीना मतलब नशा का उल्टा शान होता है, शान समझता हूँ। नशा जो है ना बहुत ही शान का चीज है। और मैं एक नशेबाज हूँ इस जोगार कार्यक्रम का। जिस दिन मैं नशा नहीं पीता हूँ बहुत ही अच्छा नहीं लगता है। इसलिए नशा करना भी एक शान की बात है, अच्छी है, लेकिन अच्छे जगह पर होना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, चलिए धन्यवाद। और आज शरद भैया आभार करेंगे, अपन कल बात कर लेंगे सब सदन से। और मैं चूंकि ML गौर साहब और रमेश्वर मेहरा जी और जिन्होंने हैंडिस किया था उनको नहीं सुन पाए, इसलिए जो है कल आपसे सुनेंगे। आपसे क्षमा प्रार्थी है, समय हो गया है। शरद भैया सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। जी 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 मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज बहन जी ने बहुत अच्छा योग कराया, उनको बहुत बहुत साधुवाद। और आज हमारे दिनेश सर ने जो चीजें बताई और जो उन्होंने बचपन से लेके जो यथार्थ है, जो एक सत्य है, उसका प्रेजेंटेशन किया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जीवन में ऐसे परिवर्तन, ऐसे वाक्य जो याद रहते हैं, और वो बहुत अपने लक्ष्य को मैंने देखा है उन्हें, वो इधर उधर जो नॉलेज लेते हैं जाते हैं। तो दिनेश सर का बहुत आभार है कि वो ऐसे ही इस सदन में ऊर्जा बनाए रखें और उनकी जो खूबसूरती है वो हमें हमेशा दिखाते रहें कभी कभी। मैं आभार व्यक्त करता हूँ भगवान दास कुशवाहा जी का, जो हमारे भ्राता हैं और बहुत अच्छा उनके भजन, उनके सारे बहुत अच्छे रहते हैं। मैं उनके पास रह के आया हूँ। वो हमेशा बड़े भाई जैसे उनके विचार होते हैं। भुवनेश्वर सर, सभी का बहुत बहुत आभार है। बैनी सिंह जी, DD शर्मा सर, डॉक्टर किशोर सर, कल्पना बहन जी हमारी, जो बहुत ऊर्जावान बहन जी हैं। हमेशा सदन में उनकी उपस्थिति हमेशा रहती है और वो बहुत ऊर्जावान है बहन जी। कृष्ण कुमार सर, मणिपाल भैया, मिथिलेश सिंह जी, प्रणाली बहन जी हमारी बहुत अच्छी ऊर्जावान है। वो हमेशा अपनी चीजों को रखती हैं और बहुत सदन में जो एक गरिमा के रूप में उनका प्रेजेंटेशन होता है और बहुत बच्चों को कैसे संस्कार डालना चाहिए वो बहन जी सिखाती हैं। और वो बहुत महत्वपूर्ण है आगे वाली आने वाली जनरेशन के लिए। हमारे दादू
बहुत ऊर्जावान है। कल उनका बहुत अच्छा वो रहा। रामकृष्ण जी, रूप सिंह भैया हमेशा जैविक हाट लगा रहे हैं। इतवार को हमारी इटारसी को जैविक सब्जियां खिला रहे हैं। रोमी भाई साहब, सुमिता दुबे, तुलराम पटेल जी कल आए थे कार्यक्रम में, उनका भी बहुत योगदान रहा कल, और उन्होंने भी बहुत सारी चीजें सिखाई और सीखी। इस योगाहार कार्यक्रम की बड़ी विशेषता है, मैंने देखा कि कोई परिपूर्ण नहीं है, हमेशा सीखने को मिलता है। हमने देखा है कि पर डे एक चीज नई सीखने को मिल जाती है, और हमारा जो सीखने सिखाने का जो है वो एक दिन जुड़ जाता है। उमा शंकर जी, विशाली बहन जी, योगाहार की हमारी जो रिकॉर्डिंग टीम है वो हमेशा हम चीजों की रिकॉर्डिंग करती है और एक राष्ट्रीय धरोहर बना के रख रही है जो हमेशा काम आएगा, और इस भारतीय संस्कृति को बढ़ाने में और स्वामी जी के जो उद्देश्य हैं भारत को विश्व गुरु बनाना, वो इस योगाहार रिकॉर्डिंग टीम की बदौलत ये आगे होगा। और सबसे महत्वपूर्ण हमारी जो कड़ी है वो रंजना बहन जी हैं, इनका बहुत बहुत दिल से आभार है। वो इस कार्यक्रम को कैसे संचालित हो, किस व्यक्ति को क्या बोलना है, कई बार उनको कुछ भारी शब्द भी सुनने पड़ जाते हैं, और हमेशा सदन उनका कर्जदार रहता है कि वो जिस ढंग से पेश करती हैं बहन जी, उनके अंदर बहुत ऊर्जा है, और एक इस सदन की वो एक मेन भूमिका निभाती हैं। ऐसी बहन जी को सत सत प्रणाम। हमेशा ऐसी उनके अंदर ऊर्जा बनी रहे, और उनके परिवार को भी बहुत सारा आभार कि वो हमेशा ऐसे कार्यक्रम के लिए उन्हें हमेशा वो छोड़ते हैं। मेरी उनके यहाँ भाई साहब से काफी बार बातें होते रहती है। भाई साहब पूरा समय देते हैं। मैंने देखा उन्हें कि कभी उन्होंने रंजना बहन जी को कभी ये नहीं बोला कि इस कार्यक्रम को छोड़ के आप ये काम करो। परिवार भी बहुत यही समाप्त करते हैं। कोई छूट गया हो, कोई रह गया हो, उनका सभी का आभार। जी ओम जी। आपका भी बहुत बहुत आभार शरद भैया जी। जी आपसे भी हमें प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, नया कुछ सीखने को मिलता है। रोज आप जो बातें कहते हैं हम रोज उनमें से कुछ ना कुछ सीखते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम सब एक ही है, एक ही परिवार के फैमिली मेंबर बन चुके हैं। तो जी ओम। जी ओम। जिनको नहीं बुलाया गया उनके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। वो रह गए। सेम का भंडारा कब करवा रहे हैं बल्लर का? जी जब आ जाए मुनीलाल सर, हमारा दरबार हमेशा खुला है आपके लिए। दादू की सेम आपकी चरण वो भी आएगा। आपके चरण क्या, इस सदन के जब चरण पड़ते हैं इटारसी में, तो ये इटारसी योगाहार महक जाती है पूरी। ये सदस्यों का, हम तो चाहते हैं कि यहाँ सदस्यों को बुला ले सारों को सभी के चरण यहाँ पड़ जाएं, तो ये बहुत बड़ा करना पड़ेगा। क्या है, होता रहता है तो उससे बहुत ऊर्जा आ जाती है, मिलते जुलते रहती है वो। शरद जी और प्रभारी महोदय के जो 5 घंटे की जो वार्तालाप की जो बीच की जो गैप है वो कैसे पूर्ति हो जाए, इसके ऊपर भी थोड़ा मार्गदर्शन हो जाए क्या? जी आदरणीय 24 घंटे में केवल 5 घंटे का गैप बचा है तो वो पूरा हो जाएगा तो समझ लो ये सदन का मंतूबा है वो पार हो जाएगा। जी जी बहुत बढ़िया।